डीके मैकेनिक नहीं है। आगे की कहानी को बढ़ते हैं। डीके कार को शुरू कर भोपाल की सड़क पर दौरा देता है, तभी सुस्मिता उसे सवाल करती है। सुस्मिता, सर आपने मेरे कार चलने से मना क्यों कर दिया? सुस्मिता के चेहरे पर एक मुस्कान बिखरी हुई थी। कहीं आप डर तो नहीं गए सर? उसने सर शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहा था। उसकी बात पर डीके उसे घूरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है दृश्य, किशन वर्मा किसी से नहीं डरता। सुस्मिता मुस्कुराते हुए, तो रोकिए कार और मुझे ड्राइव करने दीजिए। डीके कार की स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ते हुए, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? मैं ड्राइव कर रहा हूं ना। सुस्मिता उसकी इस बात पर खिड़की की तरफ देख अपने मन में, लगता है सर के दिल से उस रात का डर नहीं निकला। मैंने कहा ना मुझे किसी से डर नहीं लगता, फिर भी तुम, पता नहीं कैसे पर शायद सुस्मिता की मन की बात सुन ली थी तो उसे एक बार फिर जवाब दिया। सुस्मिता तो डीके की तरफ अपनी आंखें बड़ी किए हुए उसे देख रही होती है और फिर उसे आपको मन की बात सुनाई देती है। डीके सुस्मिता के मुंह से ये बात सुन उसे भी समझ नहीं आता कि सुस्मिता के मन में जो चल रहा है वह उसे कैसे पता चला। डीके कुछ सोचने के बाद, इतने जोर से बोलोगी तो पता तो चल ही जाएगा। सुस्मिता, सर ये फिल्म के डायलॉग मत मारिए, बताइए ना आपको मेरी मन की बात कैसे पता चली? डीके उसकी इस बात पर, बस पता चल गई, अब मुझे परेशान मत करो, हमें टाइम पर इंदौर पहुंचना है। सुस्मिता, ठीक है, मैंने कौन सा हाथ पकड़ रखा है? डीके सुस्मिता की बातों पर बिना किसी जवाब के कार ड्राइव करने लगता है। कुछ समय बाद कार एक पेट्रोल पंप के पास रुकती है। डीके वासे कार की टंकी फुल करता है और एक बार फिर कार इंदौर के लिए चल देती है। सुस्मिता, जिसे अब कार में बैठे बैठ नींद आ रही होती है, उसे सोता देख डीके उसे काम देते हुए कहता है, सेक्रेटरी साहिबा सोना बंद करो और डिसूजा की फाइल को मुझे पढ़कर सुनाओ। हमें पता होने चाहिए कि जो प्लॉट वह हमें दिखाने ले जाने वाले हैं वह हमारे टर्म और कंडीशन पर है कि नहीं। सुस्मिता भी उसे के कहे अनुसार उसे डिसूजा की फाइल पढ़कर सुनाने लगती है। डीके उसे सुनते हुए कार चला रहा होता है कि अचानक ही कार रुक जाती है। सुस्मिता कार को अचानक रुकता देख, क्या हुआ सर, आपको उनके टर्म एंड कंडीशन पसंद नहीं आई क्या जो कार रोक दी? डीके सुस्मिता को बिना कोई जवाब दिए ही कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार एक आवाज के साथ बंद हो जाती। सुस्मिता डीके को इस तरह करता देख एक बार फिर सवाल करती है, सर सब ठीक तो है न, कार चल क्यों नहीं रही है? डीके उसके इस सवाल पर, कार का न आराम करने का मन कर रहा है, दिखता नहीं है कार स्टार्ट नहीं हो रही, खराब हो गई है, बढ़िया कार क्यों नहीं चल रही पूछने वाली। सुस्मिता, गुस्सा क्यों करते हैं सर, उतर के देखिए तो क्या खराबी है? डीके गुस्से में, तुम्हें मैं कार मैकेनिक नजर आता हूँ जो कार चेक करूंगा। सुस्मिता धीमे शब्दों से, सर आपको कार चेक करना नहीं आता? डीके, नहीं आता, तुम्हें आता है तो तुम कर लो। सुस्मिता उसकी इस बात पर, ओक सर जैसा आपका ऑर्डर। और वह कार से निकल जाती है कसर के सामने खड़ी होकर, सर अगर आप इसे खोलते तो मैं चेक करती। डीके उसकी बात पर सामने एक बटन प्रेस करता है और कार से उतरता है और सुस्मिता जहां खड़ी थी उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, चलो अब खुल गई ना तो ठीक करो, मुझे क्या देख रही हो? सुस्मिता बिना कुछ कहे कार को चेक करने लगती है और चेक करने के बाद वह डीके से, सर कार की ये वायर जल गई है। डीके उसी तरह अपने जेब में हाथ डाले हुए, जब पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम है तो ठीक करो। सुस्मिता, सर ये ठीक थोड़ी होगा, इसके लिए तो इसे गैराज में ले जाना होगा। डीके उसके इस जवाब पर घूर कर देखते हुए उसके ऊपर झुककर उसके आंखों से आंखें मिलाकर, अभी 10 मिनट पहले मैंने कार में क्या कहा था? सुस्मिता तो डीके की इतनी नज़दीकियों से ही कुछ भी बोलने की हालत में ही नहीं था कि डीके, मैंने कहा था न कि मैं कोई मैकेनिकी नहीं हूँ जो कार चेक करो। और फिर वो सुस्मिता से 2 कदम दूर होकर, कार में चलकर बैठो, मैं कॉल कर दूसरी कार मंगाता हुए। सुस्मिता की तो बोलती ही बंद थी, इस वजह से वह बिना किसी भी बहस के वह जाकर कार में बैठ जाती है और डीके किसी को कॉल करता है और उसे कार लाने को कह वह कार में वापस से आकर बैठ जाता है। सुस्मिता डीके से कुछ भी कहना नहीं चाहती थी क्योंकि वह जितने कॉन्फिडेंट के साथ कार चेक करने गई थी उतने ही आसानी से वह हवा हो गया था। कुछ ही देर में कार आ चुकी थी और एक बार फिर डीके और सुस्मिता कार में थे और इस बार कार चल रही थी, पर इस बार कार में एक अलग ही शांति पसरी हुई थी और कार अपने मंजिल के लिए चल रही थी। वही भोपाल की सड़क पर बीचों बीचों भी किसी ने जाम कर रखा था और वह बहुत शोर हो रहा था। उस भीड़ में एक लड़की की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी जो कह रही थी, वह लड़की, दिखाई नहीं देता किसी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। हाँ, समझदारी नाम की चीज़ नहीं है, जब तुम जैसे को कार चलना नहीं आता तो कार लेते ही क्यों? तुम पहले ये बताओ, तुम जैसे को लाइसेंस को देता है?
वह लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी कि उसी में एक लड़का जो अपने बाइक पर था वह भी इस जाम से परेशान होकर अपने बाइक से उतर, अपने हेलमेट को उतर, उस आवाज की तरफ बढ़ जात है। वह जैसे ही उस लड़की को देखत है तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस लड़की को देखते हुए, तुम ये क्या कर रही हो, तुम इस तरह लाड क्यों रही हो। वह लड़की उस लड़के की आवाज सुन उसके तरफ मुड़ उसे देखते हुए, तुम तो वही राहुल हो ना, सिक्योरिटी एजेंसी वाले हैं ना। डीके सुस्मिता एक रूम में। कहानी की तरफ चलते हैं। राहुल जो उस भीड़ में किसी लड़की को वही किसी पर चिल्ता देख उसके पास जाकर, ओ मैडम इतना शोर क्यों मचा रखा है और झगड़ा ही करना है तो रोड के साइड कीजिए ना। उसकी बात सुन वह लड़की उस कार वाले को छोड़ उसकी तरफ मुड़ती है तो राहुल उस लड़की को देख अचानक ही, तुम यहाँ ऐसे। वह लड़की भी उसे पहचान चुकी होती है और वह उसके सवाल का जवाब देते हुए, क्यों मैं रोड पर खड़ी नहीं हो सकती। राहुल, अरे नहीं, तुम बेशक खड़ी हो सकती हो पर इस तरह तुम किसी से लड़ाओगी तो मैं तो पूछूंगा ही ना। वह दोनों की बात हो रही थी किन तभी वह लड़की जिस लड़ रही थी वह बीच में, मैडम मेरी काकी की दे दीजिए, मुझे जाना है। वह लड़की उस पर गुस्सा करते हुए, उस इंसान का नुकसान करे से पहले नहीं सोचे। वह लड़का, अरे मैडम मैं आपको कितनी बार कहूँ उस ठेले वाले की गलती है, आप समझती क्यों नहीं, वह अचानक ही रोड पर आ गया और मैं तो दूसरी साइड जा रहा था। वह लड़की गुस्सा करते हुए, हाँ क्यों नहीं, नुकसान की भरपाई ना करनी पड़े तो गलती उसी की नजर आए गई। तभी राहुल अपने चेहरे पर कन्फ्यूज सा एक्सप्रेशन लेकर उस लड़की से, अरे क्या हो गया है, अगर वह कह रहे हैं तो नहीं क्या होगा ना, उसने जानबूझकर कुछ। उसकी बात सुन वह लड़की अब उसे गुस्से से घूरने लगती है, तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ है जो तुम इसकी तरफ दरी कर रहे हो, या तुम इसे जानते हो। राहुल उसकी सवाल पर अपना सर ना में हिला देता है। तो वह लड़की, तो फिर तुम इसकी सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ये जो बूढ़े काका है। उस बूढ़े व्यक्ति की को उसके सामने करते हुए उनकी इसने अपनी कार से उनका पूरा का पूरा थैला जो सब्जियों से भरा पड़ा था उसे टक्कर मार दी और अब जब मैं इसे इसकी भरपाई करने को कह रही हूँ तो ये। वह लड़की कुछ भी आगे कह पाती उसे पहले ही जिसे वह लड़ रही थी वह एक बार फिर बीच में बोल पड़ता है, अरे महारानी जी मैं क्यों करूँ उसकी भरपाई जब मैंने कुछ किया ही नहीं, थैले पर सब्जी ही बेचनी थी तो रोड के किनारे बेचते, रोड के बीचों बीचों कौन खड़ा होकर बेचता या खरीदता है। वह लड़की उसे उंगली दिखाते हुए, चुप रहो, तुम जो कह रही हो वह करो वरना पुलिस को बुलाऊंगी, समझे। वह लड़का भी अब ताव में आ जाता है और वह भी उसी लहजे में, हाँ बुलाइए पुलिस को, मैं यही खड़ा हूँ और आपको जो। उस लड़के की बात पूरी होने से पहले ही राहुल उसके पास जाकर उसे के कंधे पर हाथ रख थोड़ा साइड ले जाते कर, अरे भाई दे दो ना, बात को बढ़ा रहे हो। वह लड़का, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं क्यों दे दूँ, उसका नुकसान हुआ है तो मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरी कार पर भी तो स्क्रैच आए हैं, क्या उसे वह ठीक करें। राहुल उसे रिक्वेस्ट करते हुए, भाई बात को समझ, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसके सामने तो तेरी साइड नहीं ले सकता न, और तेरी गलती नहीं है ये भी जानता हूँ, पर तुम्हें सोच क्या तुम्हें लगता है कि वह अपनी गलती माने गई, क्यों पुलिस का चक्कर कर रहे हो, उस लड़की को इम्प्रेस करने में हेल्प कर दो, मेरी दुआ मिल जाएगी यार। वह लड़का, भाई मैं आपकी बात समझता हूँ पर मैं नहीं दे सकता, ये जो कार है वह मेरे पापा की है और मेरे जेब में जो पैसे है वह भी मेरे पापा के हैं। राहुल उसे देख, अरे कोई नहीं भाई तू देने के लिए तैयार है ना, फिर उसे अपने जेब से कुछ पैसे निकल कर देते हुए, ये ले और जाकर दे दे उस बूढ़े को, और हाँ थोड़ी मेरी तारीफ कर देना कि मैंने तुझसे समझा है इसलिए तुम दे रहे हो। वह लड़का पानी गर्दन हाँ में हिलाकर उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है। वह लड़की कब से उन दोनों को वो बात करता देख रही थी और मन में यही सोचती कि ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं। वह लड़का उस लड़की के पास आकर, ठीक है मैं मानता हूँ मेरी गलती है, कितने पैसे देने होंगे। वह लड़की, क्या बात है, आधे घंटे से गला फाड़ रही थी तब तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारी गलती है और अभी ना गए, ये कैसे हुआ। वह लड़का राहुल की तरफ इशारा करते हुए, वो क्या है न, इन्होंने मुझे समझा तो मुझे समझ आया कि ये बेहस वहस करके कोई फायदा नहीं है। वह लड़की, ठीक है काकू पैसे ले लो और आगे से देखकर ठेला खड़ा कीजिए गया। और उसकी इस बात पर वह लड़का, मतलब तुम मानती हो कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी। वह लड़का कुछ और कहता उससे पहले वह लड़की, चुप बिल्कुल चुप, शांति से पैसे दो। राहुल जो उस लड़की की बात सुन मन में, बड़ी अजीब लड़की है, जब सब जानती है तो इतना बहस क्यों कर रही थी। वह लड़का उस बूढ़े काका को पैसे देकर वहां से अपनी कार लेकर चला जाता है और जो जाम लगा था वह भी कुछ खाली हो चुका था। वह लड़की अपनी कार की तरफ भेजने लगती है, उस लड़की को अपने कार की तरफ बढ़ता देख राहुल उसके पीछे जाते हुए, तुम्हें नहीं लगता कि अब मुझे तुम्हारा नाम पता होना चाहिए। वह लड़की, क्यों मेरे नाम का टैटू बनवाओगे। राहुल उसकी इस बात पर मुस्कुराते हुए, उसके लिए भी तो मुझे नाम पता होना चाहिए, हम तीसरी बार मिल रहे हैं पर ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें।
वह लड़की अपने कार के पास पहुंच चुकी थी और उसका डोर खोलते हुए, मिस्टर राहुल, ये आपसे किसने कह दिया कि मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ? राहुल, उसके मुंह से अपना नाम सुन, तुम मेरे बारे में जानती हो पर कैसे? वह लड़की अपने आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए, मैं तो भी जानती हूँ कि तुम्हारी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी है। राहुल कुछ और कहता उससे पहले ही उसके कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, ये बाइक किसकी है, बीच सड़क पर खड़ी कर रखी है? राहुल उस इंसान को उछलता दे उसे, बस 2 मिनट अभी आकर हटाता हूँ। और वो उस लड़की से फिर बात करने लगता है कि उसे फिर से वह इंसान चिल्लाता हुए सुनाई देता है, अरे भाई, अपनी बाइक साइड में लगा कर भी बात कर सकते हो। राहुल उसके इस तरह चिल्लाने से इरिटेट होते हुए उस लड़की से, तुम कहीं जाना मत, बस 2 मिनट रुकना। इतना बोल वह वहां से जाकर अपनी बाइक को साइड में करने लगता है और वह लड़की उसके कहे अनुसार उसका वेट कर रही होती है कि उसे किसी का कॉल आता है और वह वहां से कार स्टार्ट कर चली जाती है। और जब राहुल वह वापस आता है तो उसे वह कोई नहीं मिलता है। राहुल अपने मन में, क्या अजीब तकदीर है मेरी, जब मिलो तब कुछ पता नहीं चलता, पर हर बार नहीं, कार का नंबर पता चला है, सब पता चल जाएगा। वह वही अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए अपनी बाइक के पास आता है और उसे स्टार्ट कर चल देता है। शाम के कुछ 7 बजे हो गए। डीके की कार इंदौर के एक लिसान होटल के पास रुकती है। वह कार रोककर सुस्मिता की तरफ देखते हुए, उतरो कार से, हम पहुंच गए। पर सुस्मिता को कहा कुछ सुनाई दे रहा था, उसे तो कार की सीट पर बैठ अपनी नींद पूरी करनी थी। डीके उसे वो सोता दे उसे एक नज़र देखता ही रहा। सुस्मिता इस वक्त डीके के लिए वह मासूम सा बच्चा लग रही थी जिसे अगर जग गया तो वह बच्चा रोने लगेगा। डीके अपने मन में, जितनी जगी हुई अच्छी लगती है उतनी ही सोते हुए भी अच्छी लग रही है। डीके उसके चेहरे के पास अपना हाथ ले जाते हुए उसे रोककर उस हाथ को वापसी लेते और कार से उतर साथ ही पानी की बोतल भी लेते हुए वह सुस्मिता की तरफ वाले खिड़की के पास जाकर अचानक ही उसके ऊपर उस बोतल का पानी उसके ऊपर फेंक देता है। सुस्मिता अपने ऊपर अचानक पानी का एहसास होते ही तुरंत ही उठते हुए, बारिश हो रही है। और जब वह नींद से बाहर आती है तो उसे एहसास होता है कि इस वक्त कार में बैठी है और वह अपने हाथों से अपने आंखों को मिलते हुए ड्राइविंग सीट पर देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता। सुस्मिता खुद से, ये खड़ूस अखड़ू कहाँ चले गए, कहीं इन्होंने मुझे छोड़ तो नहीं दिया बीच सड़क पर। तभी उसके कान में एक भारी भरकम आवाज जाती है, इरादा तो यही था पर क्या करूं मैं, तुम जैसों पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। सुस्मिता उस आवाज की तरफ देख उसके सामने देख एक राहत की सांस लेती है। वह ये जाहिर नहीं होने देती पर सच ये था कि वह डर गई थी उसे ना देखकर। डीके उसी अंदाज में, सारी रात कार में गुजरने का इरादा है तो बता दो, कार के साथ साथ तुम्हें भी पार्किंग एरिया भेजवा दूंगा। डीके इस बात पर सुस्मिता, नहीं नहीं सर, बोलते हुए कार की डोर खोलती है और उसके इस तरह अचानक डोर खोलने से डीके को उस डोर का धक्का लग जाता है। डीके गेट के ठीक पास ही खड़ा था जिसे उसे लग जाती है और वह कुछ पीछे की तरफ झुक जाता है। वह गिरता नहीं ही है पर उसे लगी बहुत जोर की रहती है। सुस्मिता ये देख कार से उतर डीके के पास जाकर, सर आपको लगी तो नहीं है ना? सॉरी सर सॉरी। डीके उसे घूरकर देखते हुए, हो गया तुम्हारा कि कुछ और बचा है? सुस्मिता, सामान। डीके, क्या अब तुम सामान चला कर मारोगी मुझे? तुम हर बार मुझे मारे के ही बारे में क्यों सोचती हो? सुस्मिता घबराते हुए, नहीं नहीं सर, मैं हमारे सामान की बात कर रही हूँ, हमारे सामान की जो कार के अंदर है उसे तो लेना पड़ेगा न सर। डीके उस पर गुस्सा करते हुए, वह स्टाफ हमारे होटल रूम में लेगा। और डीके ऐसा बोल कार की होटल स्टाफ को देते हुए होटल के अंदर चला जाता है और सुस्मिता भी उसके पीछे चल देती है। सुस्मिता रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचकर, जी वर्मा इंडस्ट्री के नाम पर 2 रूम बुक हो गए, जरा चेक कीजिएगा। वह रिसेप्शनिस्ट अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए बड़े ही सभ्य तरीके से, जी हाँ हुई है और उसकी ये की है 204 और 205 दोनों ही अटैच रूम है। सुस्मिता उसकी को लेकर डीके की तरफ देखते हुए, सर चले हम फेर्स हो जाते हैं, उसके बाद हमें मिस्टर डिसूजा के साथ मीटिंग भी करना है। डीके, हम चलो। दोनों ही लिफ्ट में मौजूद होते हैं और एक खामोशी हिचाह जाती है दोनों के बीच। दोनों को ही उस दिन की याद आ जाती है जब वह लिफ्ट में फंसे थे। अचानक ही उस खामोशी को तोड़ते हुए डीके सुस्मिता से, एक बात पूछूं, तुमने उस दिन कहा था कि लिफ्ट में फंसकर तुम मरना नहीं चाहती हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लिफ्ट में फंसकर तुम मर सकती हो? सुस्मिता अचानक उसका ये सवाल सुन उसे देखने लगती है और थोड़ा रुककर, मैंने हॉलीवुड की एक मूवी में देखा था, उस फिल्म की भी हीरोइन उसी तरह लिफ्ट में फंस गई थी और उस मूवी का हीरो जो था वह भी बहुत कोशिश करता है उससे बाहर निकलने की, पर वह उस लिफ्ट में मर जाती है। तो बस जब मैं उस दिन ऐसे फंसी तो मुझे ये मूवी याद आ गई। लिफ्ट अपनी मंजिल पर आ चुकी थी और डीके बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है। दोनों ही का रूम एक दूसरे से अटैच था। स्टाफ भी आ चुके थे और उन दोनों का सामान भी।
डीके उन स्टाफ को टिप देते हुए, हम अपना सामान खुद अपने रूम में रख लेंगे, आप जा सकते हैं। वहां आए वह दोनों स्टाफ थैंक यू बोलवा से चले जाते हैं। सुस्मिता और डीके दोनों ही अपने रूम का डोर ओपन कर रूम के अंदर जाने लगते हैं कि तभी सुस्मिता के कानों में डीके की शांत भरी आवाज जाती है। डीके सुस्मिता से, सेक्रेटरी साहिबा। सुस्मिता अपने सामान को उठाते हुए, जी सर। डीके उसे अपनी शांत भरी नजरों से देखते हुए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं थी, मैं था वहां पर उस लिफ्ट में, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। और इतना बोल अपना सामान उठाकर वह रूम में चला जाता है और सुस्मिता उसे वही देखती रह जाती है। उसे डीके की बात जैसे समझ ही ना आई हो, पर शायद वह कहीं ना कहीं मन ही मन में खुश भी हुई थी। सुस्मिता अपना सामान लेकर अपने रूम में पहुंचती है तो उसे सबसे पहले कपड़े चेंज करने होते हैं, क्योंकि डीके की वजह से वह अच्छी खासी भीग चुकी थी और उसने नोटिस भी किया था कि उसे बाहर भी जो लोग मिले उन्होंने भी ये नोटिस किया था, पर किसी ने कहा नहीं था। सुस्मिता अपने बैग से अपने कपड़े निकल खड़ी थी। वह अपने मन में, इस रूम में वॉशरूम कहाँ, उतना बड़ा रूम है, एक वॉशरूम नहीं दिख रहा। सुस्मिता खुद से बातें करते हुए उस रूम की चक्र काट रही होती है कि उसे अपने बैग के सामने रखे सोफे की दीवार की तरफ एक डोर दिखता है, जिसे देख सुस्मिता खुद से, शायद ही वॉशरूम है, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, कहीं लेट हो गई तो ये खड़ूस चार बातें सुनेगा। सुस्मिता खुद से बातें करते हुए ही उस डोर के पास पहुंचती है और बिना सोचे समझे वह डोर खोल देती है और अपनी आंखें बड़ी किए खुद से ही, ये क्या, मैं तो फिर से रूम में ही आ गई, पर दोनों से कैसे हो सकते हैं। सुस्मिता ये सोचते हुए उस रूम के अंदर जाकर उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से देखने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह उस रूम की तरह दिखने वाला ही दूसरा रूम है जिसमें वह अभी खड़ी है। सुस्मिता अभी समझने की कोशिश में ही थी कि उसे वॉशरूम खुलने की आवाज आती है और वह उस तरफ मुड़कर देखती है तो पाती है कि डीके जो अभी अभी सावर लेकर आया था उसने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था और एक से अपने बाल पोंछ रहा होता है। सुस्मिता उसे देख फिर से उसी तरफ खड़ी हो जाती है और अब तक डीके की भी नज़र उस पर चली जाती है। डीके सुस्मिता को अपने रूम में खड़ा पाकर उसे सवाल करता है, डीके, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई। सुस्मिता उसके सवाल पर हकलेट हुए, सर वह मैं वॉशरूम खोज रही थी अपने रूम में, पर मुझे मिली ही नहीं, तो जब मैंने इस डोर को देखा तो लगा ये वॉशरूम है, मैं इसे खोल अंदर आ गई। डीके उसकी बात सुन, तुम है इस डोर को देख पता नहीं चला कि ये रूम इन दो रूमों का अटैच डोर है। सुस्मिता उसी तरह खड़ी ना में सर हिला देती है। उससे सर हिलता देख डीके चिढ़ते हुए, तुमसे कितनी बार कहा है इतने बड़े सर की जगह उस 4 इंच की जबान को हिलाया करो। सुस्मिता उसकी बात पर, नहीं सर नहीं पता मुझे इसके बारे में। डीके एक कदम आगे बढ़ते हुए, पर अब तो पता है न, तो जाओ जहां से आए हो और उस डोर को बंद ही रखना। सुस्मिता उसकी इस बात पर तुरंत ही उसी डोर से बाहर चली जाती है जिसे वह आई थी और जाकर वह तुरंत ही उस डोर को बंद कर देती है। सुस्मिता को किसी तरह वॉशरूम मिलता है और वह ठीक टाइम के साथ तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है और डीके के रूम के पास जाकर नॉक करती है। डीके भी पूरी तरह से तैयार होकर डोर खोलता है, पर सुस्मिता को देख उसकी नज़र उस पर ही ठहर जाती है हमेशा की तरह। सुस्मिता ने व्हाइट कलर का एक सिंपल सी कुर्ती और अपने बाल खुले किए हुए थी। उसने एक तरफ वह बाल अपने कंधों से लगा रखा था और इस सिंपल से लुक में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तभी तो हमारे हीरो की नज़र हर बार उस पर ठहर जाती थी। सुस्मिता खुद को इस तरह से डीके को घूरता देख उसे, क्या हुआ सर, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। डीके उसके इस सवाल पर अपने ख्याल से बाहर आता है और सुस्मिता को, तुम अच्छी लगो या ना मुझे उसे किया, कौन सा कोई यहाँ तुम्हारी बैठकर तारीफ करने वाला है, चलो हमें लेट हो रहा है। सुस्मिता को उसका वो कहना पसंद नहीं आता, पर वह कर भी क्या सकती थी। वह अपने मन में, मेरी ही गलती है, मुझे इस खड़ूस से पूछना ही नहीं चाहिए था। डीके चलते हुए, खड़ूस से पूछोगी तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। सुस्मिता उसके मन की बात का जवाब डीके के मुंह से सुन सुस्मिता एक बार फिर शौक हो जाती है कि उसे कैसे पता, पर वह कुछ नहीं कहती और दोनों ही लिफ्ट से नीचे होटल के रेस्टोरेंट एरिया में पूछते हैं। वहाँ मिस्टर डिसूजा और उसका बेटा जॉन पहले से ही एक टेबल पर बैठे हुए थे। डीके और सुस्मिता उनके पास जाकर दोनों को ही गिफ्ट करते हैं, पर शायद डीके को जॉन का इस मीटिंग में होना पसंद नहीं आता है। सुस्मिता मिस्टर डिसूजा को गिफ्ट करने के बाद जॉन को भी गिफ्ट करती है कि जॉन सुस्मिता की तरफ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ता है और सुस्मिता भी बिना किसी संकोच के उसे हाथ मिला लेती है। पर उन दोनों के उस हाथ को डीके की नज़र खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी और सोने पर सुहागा ये हो जाता है जब जॉन सुस्मिता की तारीफ में कुछ कहता है। जॉन सुस्मिता को बड़े ही प्यार से, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल किसी सादगी की मूर्त लग रही है।
सुस्मिता उसका ये कॉम्प्लीमेंट सुन एक नज़र डीके को एक स्माइल के साथ देखती है, जैसे उसे कह रही हो तारीफ के लिए आप नहीं तो कई बैठे हैं। डीके सुस्मिता की स्माइल को सजते हुए उसे घूर कर देखता है, तो सुस्मिता तुरंत ही अपनी नज़र उसे हटाकर जॉन से थैंक यू कह सुस्मिता चेयर पर बैठती है और वह अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद उन लोगों की डिस्कशन खत्म होती है। मिस्टर डिसूजा फाइल 10 को बंद करते हुए, हम आज की मीटिंग तो अच्छी रही, कल आप सुबह आ जाए, हम आपको जगह दिखा देंगे। डीके भी जवाब में, हाँ सही कहा आपने। जॉन उन दोनों की बात के बीच में, अगर आप दोनों की बात खत्म हो गई हो तो हम कुछ कहा सकते हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। फिर सुस्मिता की तरफ देखकर, क्यों मिस सुस्मिता आपको नहीं लगी? सुस्मिता डीके की तरफ देखकर, सर वक्त तो हो गया है खाने का और आपको खाने में लेट होना पसंद नहीं, तो मैं कुछ ऑर्डर करूं? डीके अपनी चेयर से उठते हुए, हाँ आप ऑर्डर कीजिए, मैं अभी आता हूँ। डीके वहाँ से चला जाता है। जॉन जब सुस्मिता से ये सुनता है कि वह डीके के लिए डिनर ऑर्डर करेगी तो वह सुस्मिता से, वैसे डीके के लिए आप क्यों खाना ऑर्डर करेगी, आपको पता है कि वह इस वक्त क्या खाना पसंद करेंगे? सुस्मिता स्माइल करते हुए, जी हाँ इतना तो जान चुकी हूँ उनके बारे में। सुस्मिता वेटर से कह सब कुछ डीके के अनुसार ऑर्डर कर देती है। उसने डीके के लिए इटालियन फूड ऑर्डर किया था। डीके भी आकर अपनी जगह पर बैठ चुका था और जैसा डीके को चाहिए था सुस्मिता ने बिल्कुल उसके मुताबिक ही ऑर्डर किया था। डीके के लिए खाने को लेकर कोई खास नखरे नहीं थे। हाँ उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और इतने दिन में सुस्मिता को डीके के बारे में इतना तो जान चुकी थी। उसने नोटिस किया था कि डीके खाना मूड या इच्छाओं पर नहीं खाता था, बल्कि उसे डे के अनुसार एक रूटीन बना रखा था जो शायद डीके ने भी कभी नोटिस नहीं किया था। सब डिनर कर रहे थे। सुस्मिता ने अपने लिए इंडियन फूड ही ऑर्डर की थी जिसमें छोले भटूरे थे, पर उसे वह पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि उसे जैसे तीखे मसालेदार खाने की आदत थी। वसा तो इस होटल में मिलना मुश्किल था। होटल ने बिल्कुल ही हेल्थ को देख खाना जो बनाया था, पर फिर भी सुस्मिता बेमन से खाना खा लेती है कि एक ही दिन की तो बात है। ये सोचकर सब खा पीकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जॉन सुस्मिता की तरफ हाथ बढ़ाकर, ई होप कि हम फिर दोबारा जरूर मिलेंगे। सुस्मिता ने भी मुस्कुराकर, हाँ और हम कल ही मिलेंगे। इतना बोल सुस्मिता ने भी उसे हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाया ही था कि डीके ने पहले ही अपना हाथ बढ़ाकर जॉन से हैंडशेक करते हुए उसे कहता है, डीके हम जरूर मिलेंगे, अब हम चले तभी तो कल मिलेंगे। और वह वहां से निकल जाता है। इसी वजह से सुस्मिता भी वहां से जॉन को बाय बोल डीके के पीछे चल देती है। जॉन अपने हाथ को देखते हुए, बड़े अजीब इंसान है। तभी उसके कंधे पर मिस्टर डिसूजा हाथ रखते हुए, अजीब इंसान नहीं है, थोड़े कन्फ्यूज है अपने जज्बात को लेकर। तुम उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोचो। जिस दिन वह अजीब इंसान अपने जज्बातों को लेकर क्लियर हुआ उस दिन तुम्हारा दिल टूट जाएगा। जॉन मिस्टर डिसूजा की बात सुन, डैड ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहा। मिस्टर डिसूजा, ये तो अच्छी बात है, अब हम चले। वह दोनों भी वहां से चले जाते हैं उन्हें सब चीजों के बारे में बात करते हुए। इधर सुस्मिता और डीके दोनों ही अपने अपने कमरे में पहुंच चुके थे। डीके ने तो कपड़े चेंज कर अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा होता है और सुस्मिता अपने फ़ोन पर अपने घरवालों से बात कर रही होती है। माइत्री जी, तो प्यारी खाना खाया तूने? सुस्मिता उदास भरी आवाज में, हाँ माँ खाया तो, पर बिल्कुल बेस्वाद। ये होटल वाले हमारे हिंदुस्तानी खाने को भी उन अंग्रेजों की तरह उबला हुआ बना देते हैं। माइत्री जी उसकी बात सुन हंसने लगती है, अच्छा और क्या हुई बता। सुस्मिता ने भी आज जो भी हुआ उसे अपने हिसाब से बताना शुरू कर देती। इसी तरह बात करते कब 11 बज जाते उन दोनों में से किसी को पता ही नहीं चलता। सुस्मिता अपने फ़ोन में टाइम देखते हुए, माँ बहुत देर हो चुकी है, मैं बाकी बातें कल करती हूँ, और फ़ोन रख देती है। वह वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर सोने के लिए बिस्तर पर आती है, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुस्मिता बिस्तर पर लेटी करवट बदलती रहती है और इसी तरह खुद से, किसने कहा था तुझे सुस्मिता कार में सोने के लिए? तभी सुस्मिता को कुछ अजीब सा सुनाई देता है। उसे सुन वह अचानक ही अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और जो आवाज़ आ रही होती है उसे सुनने की कोशिश करने लगती है। उस आवाज में किसी के डर कर कैपते हुए आवाज आ रही होती है। सुस्मिता तो उस आवाज से ही डर जाती है। उसे डीके को बुलाने का ख्याल आता है तो सुस्मिता तुरंत ही अपने बिस्तर से निकलकर उस अटैच डोर की तरफ भागती है, पर वहां पहुंच डोर खोलने से पहले ही उसे एक आवाज आती है, मुझे छोड़ो मत, आप ऐसे नहीं जा सकती। सुस्मिता उस कैपते हुए आवाज को पहचान कर खुद से ही सर बोल रहे हैं, लगता है कोई सपना देख रहे हैं, पर ऐसा सपना। सुस्मिता ये सब सोच डोर खोलती है और वह जब रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि डीके बिस्तर पर लेटा किसी सपने को देख उसमें चटपटा रहा है और वह बार बार सिर्फ इतना ही कह रहा है, डीके सपने में, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती आप नहीं जा सकती मेरे साथ, ऐसा नहीं कर सकती आप।
सुस्मिता उसे उस सपने में चटपटाता देख तुरंत ही डीके के पास जाकर उसे हिलाते हुए, सर सर उठिए, ये बुरा सपना कोई नहीं जा रहा आपको छोड़कर, सर उठिए। डीके सपने में ही सुस्मिता के हाथ को पकड़ अपने करीब कर लेता है और एक बार फिर सपने में, नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा। डीके गहरी गहरी सांस ले रहा था। सुस्मिता उसे इस तरह देख एक पल के लिए डर ही जाती है। वह डीके को शांत कराने के लिए उसके और करीब जाकर उसे अपनी गोद में सुलाते हुए बहुत ही शांत शब्द में, सर सर नहीं जा रहा है आपको कोई छोड़कर, सब ठीक है। उसके सर को बड़े ही प्यार से सहलाते हुए, बुरा सपना है सर, शांत हो जाइए, किसी को कुछ नहीं हुआ है, अपने मन को शांत कीजिए। डीके पर उसकी बातों का असर होने लगा था और वह सुस्मिता की गोद में और भी आराम से सोने लगता है। उसने उसके हाथ को पकड़ अपने सीने के पास अपने हाथों में उलझा रखा था। सुस्मिता डीके की तेज चल रही दिल की उस धड़कन भी महसूस किया था। उसे महसूस कर सुस्मिता डीके को कुछ भी आगे नहीं कह पाती और उसी जगह अपने पीठ को बेड के सहारे टेक लगा लेती है और सुस्मित डीके के हिलने डुलने का इंतजार करने लगती है कि वह जैसे ही उसे ढीला पाएगी वह अलग होकर अपने रूम में चली जाएगी। पर उस मौका का इंतजार करते करते उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और आज की रात उसी तरह गुजर जाती है। सुबह इंदौर। डीके की नींद सूरज की हल्की रोशनी से खुलती है जो पर्दे से अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। डीके अपने आंखों को मलते हुए सुस्मिता की तरफ देखता है और उसे देख डीके के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और अचानक ही वह स्माइल गब भी हो जाती है। वह सोच में पड़ जाता है कि सुस्मिता उसके रूम में क्या कर रही है। वह जब याद करता है तो उसे अपने सपने की याद आती है और उसे ये भी कि उसे कोई था जो शांत करा रहा था उसी सपने में। पर जब वह सुस्मिता को अपने रूम में अपने बिस्तर पर देखता है तो उसे पता चलता है कि सुस्मिता ने कल सच में उसकी हेल्प की थी। वह सब कुछ याद करने के बाद सुस्मिता को ही सोता छोड़ वॉशरूम में चला जाता है। वह वॉशरूम में जाकर शावर लेने लगता है। कुछ समय बाद डीके रेडी होकर सुस्मिता को जागते हुए, सुबह हो गई है, उठो। सुस्मिता उसकी आवाज़ सुन अपने आंख मलते हुए डीके को देख, सर आप ठीक तो हैं न? कल आप सपना देख रहे थे तो मैं इस रूम में चली आई, सॉरी सर। डीके उसे देखते हुए उसी पुराने अंदाज में, सपना था जो हर इंसान देखता है पर तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। सुस्मिता बिस्तर से उतर कर, पर सर आप ऐसा क्या देख रहे थे सपने में? आपको पता है मैं कितना डर गई थी आपको उस हाल में देखकर। डीके उसे गुस्से से घूरते हुए, मैंने क्या देखा या क्या नहीं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और आज के बाद तुम मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं करोगे। सुस्मिता ने डीके को आग अलग ही अंदाज में देखा था। डीके गुस्सा तो हर बार होता था पर आज सुस्मिता के पूछे गए सवाल ने उसे इतना गुस्सा दिला दिया इसका उसे अंदाजा ही नहीं था, वह भी एक सपने की वजह से। सुस्मिता को समझ आता है कि इस वक्त उसका कुछ भी बोलना सही नहीं होगा तो वह चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और रूम का वह अटैच डोर बंद कर देती है। डीके भी उसी गुस्से भरी नज़र से उस दरवाजे को बंद होते देखता रह जाता है। कुछ समय बाद डीके और सुस्मिता दोनों ही होटल के बाहर अपनी कार का इंतजार कर रहे होते हैं कि सुस्मिता का फ़ोन रिंग करता है। उस पर मिस्टर सेक्रेटरी का फ़ोन था। सुस्मिता ने नाम देख तुरंत ही फ़ोन उठा लिए तो सामने से खेलो में सुस्मिता। सुस्मिता भी, जी हाँ बोलिए, हम बस निकल ही रहे हैं। मिस्टर डिसूजा का सेक्रेटरी, जी हाँ मैंने यही जाने के लिए फ़ोन लिया है कि आप निकले या नहीं, ठीक है तो आप आराम से आइए। और फ़ोन कट हो जाता है। सुस्मिता फ़ोन के कट होते ही उसे देखते हुए, बड़े अजीब बात है, फ़ोन भी किया और रख भी दिया। कार आ चुकी थी। डीके सुस्मिता से, बात होगी हो तो हम चले। सुस्मिता अपना फ़ोन पर्स में रख कार में जाकर बैठ जाती है और डीके कार स्टार्ट कर देता है। कार पानी मंजिल की तरफ बढ़ देती है। कार तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ देती है। इनकी कहानी कब कैसे और किस तरह बढ़ेगी